अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आरटीएस प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। आज इस टॉपिक पे हमें बात करनी है, वो बहुत से लोगों का पसंदीदा टॉपिक है और अक्सर लोग ये बात करते हैं। वो ऑलरेडी कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, एस्पायरेंट है, बिजनेस करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो ये जरूर पूछता है कि क्या ये साल यानी 2026 इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा साल है, और अगर इन्वेस्ट किया जाए तो किन सेक्टर्स को मलूज़े खातिर, किन सेक्टर्स को अपने सामने रखना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स से पूछा जाता है कि इस वक्त की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो क्या बता रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या बता रही हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या बता रही हैं, इस एनवायरनमेंट में जाए तो कहाँ जाए। फिर बहुत से लोग आपने देखा होगा इन दिनों रिकमेंड करते हैं कि भाई गोल्ड खरीद लो, फिर कुछ लोग कहते हैं चांदी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, फिर कुछ कहते हैं कि जी डॉलर्स एक्यूमुलेट कर लें, डॉलर खरीद के रख लें। फिर कुछ लोग जो है ज़ाहिर है प्रोडक्शन साइड के ऊपर भी लोग बात करते हैं। सर्विस इंडस्ट्री तो वैसे ही आपको पता है कि ज़ाहिर है सर्विसेज का सेक्टर है। फिर रियल एस्टेट मार्केट की बात की जाती है। ज़ाहिर है हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो रियल एस्टेट का है और हम रियल एस्टेट के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, तो हमसे लोग ये पूछते हैं कि जी रियल एस्टेट में क्या इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? क्या 2026 को हम रियल एस्टेट का साल कह सकते हैं? अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? कहाँ इन्वेस्ट करें और कहाँ से बचना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स कौन से हैं? तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके है। तो अगर डॉलर की बात करें, क्योंकि लोग कहते हैं ना ये डॉलर, तो डॉलर जो है बहुत ही वॉलेटाइल किस्म का सेगमेंट है, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत अनसर्टन इसलिए है कि इसका ताल्लुक ग्लोबल डिसीजंस के साथ है। जाहिर है ग्लोबली पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ भी है, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ भी है। फिर इन पर्टिकुलर इन दिनों हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो डिसीजंस लिए जाते हैं इकोनॉमिक डोमेन के अंदर के, टैरिफ्स इंपोज किए जाते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज की जाती हैं, गोल्ड की प्राइस है वो बढ़ जाती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? जाहिर है जब आप अपने काउंटर पार्ट को हिट कर रहे होते हैं इकोनॉमिक डोमेन में रहते हुए, जब चाइना के साथ मत्था लगा देते हैं और उनकी इंपोर्ट्स के ऊपर हैवी टैरिफ्स इंपोज कर देते हैं, तो फिर दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस बट टू एक्यूमुलेट गोल्ड। कि वहां का जो इन्वेस्टर है, चाइनीज इन्वेस्टर जो है, उसने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। जब गोल्ड आप खरीदेंगे, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर है ये तो एक सीधा सा कुलिया है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो जो एक सप्लाई लाइन थी मुतासर हो रही है। इतना बड़ा मैसिव आपने टैरिफ इंपोज कर दिया है, तो वो जाए तो जाए कहाँ? दे आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस। तो यही हुआ जब इन्वेस्टर्स ने गोल्ड खरीदना शुरू किया कि चले जी, गोल्ड ये है कि हमारी जो वैल्यू है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लेगा, जो प्राइस हमारी उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। उसको पता है कि जी वैल्यू का इंक्रीमेंट होना, यानी बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू मिल जाना वैल्यू टर्म्स के अंदर, वैल्यू का बिल्ड हो जाना, आप ये कह लें कि वो तो उस तरीके से गोल्ड में अवेलेबल नहीं है अपॉर्चुनिटी, लेकिन एटलीस्ट उस वैल्यू को, उस प्राइस वैल्यू को वो प्रोटेक्ट कर सकता है। तो लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया और जब गोल्ड खरीदना शुरू किया तो प्राइसेस ऊपर गई। और हमने देखा हाल ही में जब 25% का टैरिफ अभी इंपोज किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो गोल्ड की जो फी तोला की कीमत है सोने की, हमारे यहाँ वो 6 लाख को टच कर रही थी। और फिर जैसे ही वो डिसीजन वापस लिया जाता है तो गोल्ड की प्राइसेस वापस आ जाती हैं। यानी ये मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? वो एक जो ऊपर बैठा हुआ है, वो जो ताकतवर आदमी है, वो जब चाहता है, जहां चाहता है, इसको हवा का रुख मोड़ देता है। यानी ये बहुत ही वॉलेटाइल किस्म का सेक्टर है और बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है एज फार एज द गोल्ड इज कंसर्न। तो इसके ऊपर मुख्तसर सी बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग कहते हैं डॉलर खरीद लें, तो भाई डॉलर भी जाहिर है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, इंटरनेशनल कंडीशंस के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। जैसे गोल्ड वॉलेटाइल है, वैसे डॉलर के बारे में आप ये कह सकते हैं एक टर्मिनोलॉजी कि दैट इज वेरी मच अनस्टेबल। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या है? रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के बारे में उर्फ आम के अंदर, मार्केट के अंदर जो एक फजा है इस वक्त 2026 में खड़े होके, वो ये है कि जी बहुत कंफ्यूज्ड मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही कंफ्यूज्ड है। अच्छा, अब ये क्यों लगता है? वो इसलिए लगता है कि इस वक्त वो स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है रियल एस्टेट की, वो बहुत हाइप नहीं है रियल एस्टेट के अंदर। और उसकी चंद बुनियादी वजूहात हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो जाहिर है जो गुड फैक्टर्स हैं वो क्या है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कुछ नीचे आई है, कंपैरेटिवली इन्फ्लेशन के नंबर्स कुछ नीचे आए। दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, अच्छी बात क्या है कि वो कुछ स्टेबल होना शुरू हुए हैं। तीसरी चीज क्या है? वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ट्रेंड्स है। लेकिन उससे पहले मैं दो फैक्टर्स के बारे में बात कर लूं कि इन्फ्लेशन की का नीचे आना इस मार्केट के लिए बेहतर है। जाहिर है लोगों के पास सेव करने का जो ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी वो ज्यादा होगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम होगा तो लोग
चलिए इस तरफ भी ध्यान देंगे कि कुछ पैसे महीने के बचा के साइड पे भी रख लें, बुरे वक्त के अंदर काम आएंगे। और दूसरी चीज क्या है, वो इंटरेस्ट रेट्स का स्टेबल होना है। जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर जाते हैं तो जाहिर है बैंक्स से लोग लोन नहीं लेते हैं, या बैंक से पैसे लेने की अपॉर्चुनिटी महदूद हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर मार्कअप बहुत ज्यादा होता है। जब मार्कअप और काइबोर रेट बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर है लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। नेचुरली इतने इंटरेस्ट के ऊपर तो लोग कैसे पैसे लेके और फिर कैसे पे बैक करना है इन्वेस्टमेंट को लेके, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बैंकों में पैसे लोग रख तो लेंगे कि इंटरेस्ट उसके ऊपर भारी मिल जाएगा, लेकिन इतने इंटरेस्ट के ऊपर पैसे लेके को कारोबार करना को पागल या बेवकूफ ही होगा जो करेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स का स्टेबल होना या इन्फ्लेशन का नीचे आना इस मार्केट के लिए बेहतर है। तो उससे पहले जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो थे, बहुत ऊपर जाने से पहले, अब या इन्फ्लेशन बहुत कम थी, तो क्या था कि इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर ज्यादा मिल जाता था, प्रोजेक्ट्स की हाइप ज्यादा क्रिएट हो जाती थी, इसमें ज्यादा पैसा आ जाता था और फौरी फौरी कुछ चीजें आई। यानी आपने फाइल का कल्चर इन पर्टिकुलर, कुछ चीजें आपने खरीदी, इन्वेस्टर बीच में पड़ा, रेट एकदम रातों रात ऊपर बढ़ा दिया। फिर जैसे ही उसको पता होता था मार्केट को कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे मार्केट को धड़ाम करके नीचे गिरा देना है, वो जैसे ही पैसे समेटता था उसका काम होता था, फौरी तौर पे बायबैक करता था और रेट्स नीचे चले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये ऑप्शन कम हो गया। अब जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं 2026 के अंदर, तो वो हालात नहीं है जो 2021 या 2022 के थे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल नहीं है कि जिसमें फाइल कल्चर बहुत हो, सट्टेबाजी हो रही हो, नहीं, वो वाला इन्वेस्टर ही नहीं है ना, वो जो स्पेक्युलेटिव या हाइप क्रिएट करने वाला, मसनूई तौर पे ओवर सेलिंग करने वाला, इस वक्त अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस मौजूद नहीं है। तो क्या है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है, मार्केट वैसे वैसे वापस आ रही है। लेकिन इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जो टेंजिबल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, जिसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होती है, जिसके अंदर होल्डिंग पावर ज्यादा होती है, जिसके अंदर पेशेंस ज्यादा होती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऊपर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मटेरियल तेजी से बढ़ता जा रहा है उसकी प्राइसेस। फिर डॉलर का इंपैक्ट भी है, जाहिर है जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो कॉस्टिंग है, प्राइसिंग है, वो बढ़ती चली जाएगी। फिर इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त वही इन्वेस्टर करेगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा, जिसके अंदर होल्डिंग पावर ज्यादा है, जो समझता है कि टेंजिबल एसेट्स के अंदर, जाहिर है जो इंटरनेशनली भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं, वो भी किसी और जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो उनको वैसे अपने होमलैंड के साथ एक तो वाबस्तगी होती है, जो लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं और इसलिए कर रहे होते हैं कि पीछे अपने लोगों को रेमिटेंसेस भेजनी है, दाल दलिया चलेगा, चूल्हा जलेगा। अल्टीमेटली तो वो यही चाहते हैं ना कि अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर दें, लैंड बना लें कि जहां वापस आके चैन से कम जी सके। तो इस वक्त जो है अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए है कि जिनके अंदर होल्डिंग पावर ज्यादा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि रियल एस्टेट मार्केट इज कंपैरेटिवली अ स्टेबल मार्केट। ये सट्टेबाजों की मार्केट नहीं है, इस वक्त की मार्केट स्टेबल मार्केट है। तो इस वक्त ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर हैं या जिनकी बेस प्राइसेस बहुत कम है, अगर कम है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इसलिए ज्यादा है, या आपको इन्वेस्ट इसलिए कर देना चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें बड़ी तेजी से बढ़ते हुए देख रहा हूं मैं। डॉलर का रेट हो, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो, वो प्राइसिंग हो, डेवलपर का उस प्रोजेक्ट को उस कॉस्ट के अंदर, जिस बेस प्राइस के ऊपर उसने उसको लॉन्च किया है, उसके अंदर उसको रखना या उसमें बनाना बहुत मुश्किल है। यानी अल्टीमेटली इन प्राइसेस को ऊपर जाना ही जाना है। आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? क्या वो हाई राइजेस के अंदर है या हॉरिजॉन्टल्स के अंदर है, घरों के अंदर है? तो इस वक्त जो है वो अगर आप अच्छी रेंटल यील्ड लेना चाहते हैं, तो जो 10 मरले का घर है आपको, वो किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन या डीएच है, उसके अंदर 4, 4.5 से लेके 5.5, 6 करोड़ तक मिलेगा। यानी 4 करोड़ से प्राइसेस शुरू होती हैं और 6 करोड़ तक जाती हैं। और फिर उस 10 मरले के घर के ऊपर आपको रेंट क्या मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो घर नया है या पुराना है। आप ये समझ लीजिए कि वो 80-90 हजार से मामला शुरू होता है और 1,20,000 तक, 30,000 तक रेंट जाता है। कंपैरेटिवली यही अगर आप 1 बेड अपार्टमेंट किसी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर लेते हैं, तो ये अपार्टमेंट आपको डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है, क्या वो 600 स्क्वायर फीट का है, 700 स्क्वायर फीट का है, नेट है या ग्रॉस है। तो वो आपको तकरीबन कोई 80 लाख से शुरू करके 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख में 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसका रेंट तकरीबन 80-90,000, यानी 80 से शुरू कर लें आप तो 1 लाख रुपए तक के दरमियान में कहीं ना कहीं आपको उसका रेंट मिल सकता है। अब आप कंपैरिजन कर लें कि 10 मरले का घर है और 10 मरले का घर जिसके ऊपर आपने 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की,
और इतना कैपिटल वहां पे बाउंड कर दिया और फिर आप रेंट ले रहे हैं 80,000 से शुरू करके 1,20,000 तक, और यही आपने 1 बेड अपार्टमेंट लिया मैक्सिमम 1,10,00,000 के अंदर, और वो भी 90 लाख से शुरू हो रहा है, 80-90 लाख से, और 1,10,00,000 तक प्राइसेस जा रही हैं, और उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए का आपको रेंट मिल रहा है। तो रेंटल यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको वर्टिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की या कैपिटल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल ग्रोथ मुझे आज भी 5 मरले के घर के अंदर या 10 मरले के घर के अंदर कंपैरेटिवली अपार्टमेंट से इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम बात कर रहे हैं तो ज्यादा नजर आती है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप वाकई कैपिटल गेन अच्छा लेना चाहते हैं या अच्छा रेंटल यील्ड, दोनों तरह से आप विन विन सिचुएशन चाहते हैं, तो वो फिर कमर्शियल्स हैं। कमर्शियल्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें। कहते हैं ना कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। हाँ, आप ये देखें, डिपेंड करता है कि उस जगह पे, जिस जगह पे आप कमर्शियल बनाने जा रहे हैं, वहां पे फुटफॉल क्या है, वो कितना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, और दोनों केसेस में वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल चीज आप बाय कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि ये बना कौन रहा है, इसका डेवलपर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसके पास तमाम तर एनओसीज, डॉक्यूमेंटेशन, ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन फ्लैग्स हैं या रेड फ्लैग्स हैं। तो उन रेड फ्लैग्स को माइनस करते जाएं, ग्रीन फ्लैग्स अगर अवेलेबल है, डेवलपर अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके पास एनओसीज और डॉक्यूमेंटेशंस ठीक है, अप्रूवल सारी मौजूद है, उसके पास शेड्यूल है कंस्ट्रक्शन का। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देख लें कि कंस्ट्रक्शन का पेस क्या है और इन्वेंट्री जो सोल्ड आउट है उसका पेस क्या है। उसमें आपको पता चल जाएगा ओवर सेलिंग तो नहीं हो रही, या ये स्पेकुलेशन तो नहीं है कि अगर आपको डेवलपर बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन का पेस बड़ा स्लो है लेकिन इन्वेंट्री तो अपने सोल्ड। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, दुबई की बात नहीं कर रहा, मैं इमार या डेन्यूब की या बिनगाटी की बात नहीं कर रहा कि जहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो जाता है, ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो भी आपको पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन का पेस क्या है और इन्वेंट्री की सेलिंग का पेस क्या है, अंदाजा हो जाएगा कि स्पेकुलेशन कितनी और सच कितना है, झूठ कितना है। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें, होल्डिंग पावर के साथ इन्वेस्ट करें, 3 से 5 साल का ज़हन रख के इन्वेस्ट करें। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कीमती आरा से, फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। एक चीज जो मुझे आप से जिस पे बात करनी है, बतानी है, वो ये कि हमारे बहुत सारे जो डीलर हजरात हैं, सेल्स पार्टनर्स होते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, रियल एस्टेट के लोग, तो उनकी तो कुछ मजबूरी होगी, उनको वीडियो बनानी पड़ती है और हर प्रोजेक्ट की अफादियत पे ही बात करनी पड़ती है, और हमारी वीडियो के नीचे आके हमें खूब बुरा भला कहते हैं, तो उनकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारी ये वीडियोस उन लोगों के लिए होती हैं जो वो लोग हैं जो सेलर्स नहीं है, डीलर्स नहीं है, बल्कि वो इन रियल कुछ ऐसा चाहते हैं कि जिसमें उनको कुछ सदाकत मिले, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिसको हम एक्सप्लोर करके उसकी निटी एंड ग्रिटी, उसका इनसाइड एंड आउट सारी चीजें आपके सामने शफाफ अंदाज के अंदर, ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर रखते हैं। तो इंतहाई अदब से मैं तमाम तर डीलर्स, प्रॉपर्टी एजेंट्स से बड़ी माजरत के साथ उनसे कहूंगा कि वो हमारी वीडियो से जरा थोड़ा सा दूर रहा करें, अदरवाइज आपका खून जलता रहेगा। तो अगर आप खून जलाना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को जरूर देखें और आके अपना वक्त जाया भी करें, बर्बाद भी करें, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करें। अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं या खून को जलाने से बचाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से जरा थोड़ा सा दूर रहें। आई एम श्योर मेरी बात आप तक पहुंची होगी। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द आरटीएस प्रॉपर्टीज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।